हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? ऑल राइट। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? आवाज आ रही है, दिखाई दे रही हूँ परफेक्टली क्लियर? चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चैट्स को जरा मैं कर दे रही हूँ आपकी प्राइवेट। हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 2। आई होप सो आप कंसिस्टेंट होगे, आप पढ़ाई कर रहे होगे एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, 45 डेज याद रखना दिमाग में, है ना? 45 डेज चैलेंज है हमारा। चलो, तो यार हमने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया। एक छोटू सा टॉपिक रह गया है, इसीलिए आज का सेशन भी हमारा बहुत बड़ा नहीं रहेगा। बहुत जल्दी आज का सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बस एक टॉपिक रह गया है, विच इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पढ़नी है। हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से आई होप सो पढ़ लिया है, और याद रखना दोनों से ही क्वेश्चन जरूर आएगा और एक्टिवेशन एनर्जी से भी जरूर आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, है ना? तो उसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से। तो देखो यार, हमने स्टार्टिंग में ना फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक रेट ऑफ रिएक्शन पे, है ना? जिनमें से हमने 2 फैक्टर्स को बोला था कि उसके ऊपर तो हम पूरी बात पढ़ने वाले हैं, एंड उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जनरली या मोस्टली। वो 2 फैक्टर कौन से थे याद है? वो 2 फैक्टर कौन से थे याद है? एक फैक्टर था हमारा कॉन्सेंट्रेशन और एक फैक्टर था टेम्परेचर। देखो, कॉन्सेंट्रेशन में तो कल हमने पूरा सेशन निकाला है अपना, है ना? कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, कभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, कभी कुछ होता है, सब कुछ हमने पढ़ लिया था, है ना? सब कुछ हमने पढ़ लिया था। और दूसरा फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर का क्या कहना है? देखो, अब कहा तो यही जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। पर कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये पूरी कहानी आपको आर्हीनियस थ्योरी से पता चलती है। ठीक है, सबने करेक्ट आंसर दिया कि हमने कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर की बात करी थी। वेरी गुड। अब टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं ना, तो इनिशियली एक कॉन्सेप्ट चला था, जब साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि यार जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और वो ना 10 डिग्री बढ़ता है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो रहा है। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री रखा और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लेट्स से 1 आ रही है, लेट्स से, ठीक, तो जब टेम्परेचर हमने 20 डिग्री कर दिया ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। जब टेम्परेचर हमने 30 डिग्री 10 डिग्री और बढ़ाया तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ाया तो टेम्परेचर 4 की पावर 2 यानी कि 8, मतलब जस्ट उसके डबल हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा, 4 2 सा 8 हो जाएगा। ठीक है, हर 10 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर डबल और कई कई रिएक्शंस में ट्रिपल हो रहा था। ठीक है, बट ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ऐसा नहीं है कि हम इस कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट आज भी कई रिएक्शन में सही होता है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन का रेट जो है वो डबल या ट्रिपल होता है। लेकिन ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि कई रिएक्शंस ऐसा नहीं भी करती, है ना? तो आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। अब नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कोलिजन थ्योरी समझनी होती है। कोलिजन थ्योरी, हमने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स जितने आपस में टकरा रहे हैं वो उनकी मॉलिक्यूलैरिटी है, और जो वो टकराते हैं उसको एक वर्ड दिया था, वो था कोलिजन, कोलाइड करना, है ना? तो जब वो आपस में कोलाइड करते हैं दैट इज कोलिजन, मतलब टकराते हैं तो वो कोलिजन होता है। पर क्या हर टकराने से, हर बार टकराने से लाला ला लला हो जाता है? बताओ, हर बार किसी से भी टकरा के लाला ला लला हो जाता है क्या? नहीं होता। मतलब ये मत कहना हाँ मैम मेरा एक दोस्त है या मैम हो जाता है, ऐसा मत कहना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा लॉयल रहो तुम लोग। तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। ज्यादा तुम लोग पर्सनल मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी, तो हमारे पास कुछ बैरियर्स होते हैं बेटा। कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कौन कौन से बैरियर होते हैं? सोचो, कौन कौन से बैरियर होते हैं जिस बैरियर को क्रॉस कर देगा अगर हमारे मॉलिक्यूल्स और कोलाइड करते टाइम, तो हम उन्हें बोलेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, नाउ कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है हमसे, कोलिजन थ्योरी states that chemical reaction can only occur between particles when they collide। भाई अगर आप सोच रहे हो कि एक रिएक्शन हो रही है कि मतलब आपने कुछ भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, दुनिया भर की कहानी कर दी। अब आप कह रहे हो रिएक्शन हो रही है,
पर कोलिजन थ्योरी कहती है भाई रिएक्शन सिर्फ तभी हो रही होती है जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे सबने करेक्ट आंसर दिया। एनर्जी, बैरियर, स्पीड, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, है ना, सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी बस ये कहती है कि यार आप जो देख के रिएक्शन कह रहे हो ना, ये रिएक्शन हो रही है, उसके होने का रीजन क्या है? कोलिजन। उसके होने का रीजन है कि जो पार्टिकल्स है ना उस रिएक्शन में, रिएक्टेंट के, वो आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और उनके कोलिजन की वजह से ही एक रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, अब जब ये कोलिजन हम पढ़ते हैं ना तो इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं, मतलब उन बैरियर्स को जब तक वो क्रॉस नहीं कर देते रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तब तक वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। मतलब मैम देखो, एक स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए था, याद है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होना चाहिए था, स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए थी। मतलब आप ये सोच रहे हो कि हमने तो 10 जूल की एनर्जी दे दी, रिएक्शन हो जाएगी, पर शायद रिएक्शन हो ही ना। जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन तो तब भी हो रहा है पर उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी हमें देनी पड़ती है जिससे वो टकरा के प्रोडक्ट बना दे, जिससे वो टकरा के प्रोडक्ट बना दे, है ना। तो ये चीज हमें याद रखना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी, देखो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में रिएक्शन करने वाले हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट हैं, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा कि उनके पास खुद की कुछ एनर्जी जरूर होगी, जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहते हो। ठीक है, उसे आप कहते हो इनिशियल एनर्जी। जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे लिखते हैं, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड करने वाले हैं, उनके पास कुछ खुद की एनर्जी होती, खुद की एनर्जी होती है। इनके पास कुछ खुद की एनर्जी होती है, और इसे आप बोलते हो क्या? इसे आप बोलते हो इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी। वाई इनिशियल एनर्जी? क्योंकि यार ये एनर्जी इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये उनके पास ऑलरेडी है, उनके पास खुद के पास है ये एनर्जी, तो वो होती है उसकी इनिशियल एनर्जी। उस पर्टिकुलर पार्टिकल, यानी कि मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, ये एनर्जी उसके खुद के पास बैठी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब कुछ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी पे समझो पहले इसको। अब जो मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ जाए ताकि वो कोलाइड करे, मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक उतनी एनर्जी जिससे वो एक्टिवेट हो जाए। मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में टकरा रहे हैं, उनके पास खुद की भी कुछ एनर्जी है, पर उस टकराने से प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, अब हमने बोला कि हमने, पता है, 10 जूल की एनर्जी थी, खुद की थी उनकी, और जब ये टकरा रहे हैं ना तो इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो हमने देखा यार अगर हम इसमें 5 जूल और दे दे, लेट से 5 जूल और देने पे ना ये एनर्जी जो है ये इतनी हो जा रही है कि भाई ये टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो आपने मिनिमम, कम से, अब 5 की जगह आप 10 दे दोगे तो और अच्छे से टकराएंगे, 20 दे दोगे और अच्छे से टकराएंगे, पर जो कम से कम एनर्जी थी जो देने से ये रिएक्शन शुरू हो गई, उससे आप बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। सी, एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, कहीं लिख लो, आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। मैम आपने क्या कहते हैं पेपर रिव्यू लिए, ये सब नहीं पता। देखो 11th 12th एक ऐसी क्लास होती है, आप अभी बच्चे नहीं हो, है ना, आपको कोई ये फालतू की बात पढ़ा नहीं सकता कि यार क्योंकि देखो आप किसी की गलती नहीं है, सिलेबस बहुत होता है, बहुत सिंपल सी बात है, सिलेबस बहुत होता है आपका, है ना। आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर पढ़ रहे हो, वो एक कोई 10 चैप्टर आप 10th से कंपेयर नहीं कर सकते। 10th के सारा केमिस्ट्री मिला दो तो एक चैप्टर है क्लास 12th का, है ना, या 11th का। तो सिलेबस इज वेरी वास्ट, बट कुछ जो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, कुछ भी कर लो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, जबकि इसका तो 3 नंबर का आता है ज्यादातर, 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन आएगा। मतलब 1-2 नंबर का भी नहीं आएगा, 4 5 3 ऐसा क्वेश्चन आता है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुछ कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बता रही थी, है ना, मैंने आपसे बोला था नर्स्ट इक्वेशन से 110% क्वेश्चन आएगा, है ना। तो कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको समझना पड़ेगा वो एनी हाउ। तो मैं उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि क्वेश्चन तो कर ही लोगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब किसे किसे क्लियर हुआ? सच सच बताना। मेरे पास कुछ एनर्जी थी और मैं उस एनर्जी से ऐसे ढिशुम लड़ रही हूँ, ठीक है, बट मेरे लड़ने से ना सामने वाला गिर ही नहीं रहा। तो तुमने कहा अरे यार मैम को ना एक पिज्जा खिला दो, मिनिमम तो है कि पिज्जा खिला दो, उसके अलावा तुम पूरा दुनिया भर का
बुफे खिला दो वो अलग बात है, बट पिज्जा केवल खिला दोगे तो शायद मैम के अंदर एनर्जी बढ़ जाए। तो वो जो कम से कम एनर्जी मेरे पास आ रही है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी अभी आएंगे बेटा, थ्रेशोल्ड में आने ही वाले हैं, ठीक है? बस इसी कॉन्सेप्ट से आप सब समझ जाओगे। तो ये होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? अब जैसा एक बच्चे ने बोला मैम इसमें डिफरेंस क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एनर्जी है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो एक बड़े ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं, पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब समझो, वही मिनिमम एनर्जी होती है टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है? बट फिर कंफ्यूजन आ जाती है मैम हमें कि थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में डिफरेंस क्या है। बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है यार। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि एई, ठीक? इसको हम बोल रहे हैं इनिशियल एनर्जी, और इन दोनों को जोड़ दोगे सो दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब यहीं से समझ जाओगे आप। अब मैं इसको एक कॉन्सेप्ट से भी समझाती हूँ, आप चाहो तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है? एक सेकेंड रुकना, इसको हम एक कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। देखो मैंने बोला एक रिएक्शन हो रही थी, वो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने जा रहे थे, ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? ये टकराने जा रहे थे, ठीक है? तो मैंने बोला किन्हीं भी दो को उठा लो और इन दोनों को टकराने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी, ठीक है? मैंने बोला इन दोनों के अंदर ना खुद की भी कुछ एनर्जी थी। आपने बोला कितनी? मैंने बोला इसके पास थी 5 जूल, इसके पास थी 5 जूल, ठीक? ये इनके पास ऑलरेडी एनर्जी है, ठीक है? अब हमने बोला इनके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है और हमने बोला कि यार इसके टकराने से ना प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो आपने बोला अच्छा, तो आपने बोला फिर क्या, कैसे प्रोडक्ट बनेगा? मैंने बोला जैसे ही मैंने इसको लेट्स से 5 जूल की एनर्जी और दे दी और इसको भी 5 जूल की एनर्जी और दे दी, तो अब जो रिएक्शन हुई उससे प्रोडक्ट मिलने लगा, प्रोडक्ट मिलने लगा। तो यहां पे 3 चीजें आई। पहली चीज इनिशियल एनर्जी जो कि थी इनके पास 5 जूल, है ना? दूसरी आई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो कि थी इनके पास कितनी, जो हमने दे दी 5 जूल नहीं, दूसरी जूल दे दो भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। लेट्स से 10 जूल, ठीक है? लेट्स से 10 जूल, 10 जूल, ठीक है? 10 जूल देने पे पूरी कहानी हुई, ठीक है? तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हुई? 10 जूल। और वहीं इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कोई पूछ लेगा तो आप क्या बोलोगे? 10 प्लस 5 यानी कि 15 जूल की इसके पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, किसे किसे ये चीज समझ में आई, किसे किसे ये चीज समझ में आई, जल्दी से बता दो एक बार। तीनों एनर्जी समझ, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी तो वो मिनिमम एनर्जी है जिससे रिएक्शन हो रही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिससे वो रिएक्शन हो रही है। बताओ आया? इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो फटाफट से एक बार लिख दो क्लियर, जल्दी जल्दी से एक बार क्लियर आना चाहिए मेरे पास। क्लियर क्लियर क्लियर। ऑपोजिट भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, बोल सकते हो। अरे यार कोई बड़ी बात है क्या? बोल देना फिर एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। वही बात है ना? जो लिखा है उसी का ऑपोजिट है, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। पक्के से क्लियर है? बस बहुत सारे क्लियर क्योंकि आ गए, ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी इज द लीस्ट पॉसिबल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। इतनी एनर्जी दे दो तो रिएक्शन शुरू हो जाएगी कम से कम, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? वही थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बोला आपने पर्टिकुलर एनर्जी दी तो रिएक्शन जो है वो शुरू हो गई। इफेक्टिव कोलिजन मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब इफेक्टिव कोलिजन भी हुआ पर यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली मेनली जो हम बोलेंगे वो स्टार्ट हुई है ना? रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है? और थ्रेशोल्ड से इफेक्टिवली स्टार्ट हो जाती है इफेक्टिव कोलिजन, ये होगा इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है? मतलब वही है, सेम मीनिंग है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है कि आपने मिनिमम एनर्जी यानी कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी दी और इनिशियली जो उसके पास एनर्जी थी, तो ओवरऑल एनर्जी अब हो गई, तो अब वो क्या करेगा? अब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी हो गया। तो दोनों एनर्जी में कोई डिफरेंस, मतलब इतना सा ही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। पहले मॉलिक्यूल्स के पास कुछ पोजेसिंग एनर्जी थी जो पोजेस कर रहे थे ऑलरेडी, इनिशियल एनर्जी थी, ठीक? उसे हमने बोल दिया इनिशियल एनर्जी। अब उसको थोड़ी सी एनर्जी और दो ताकि वो टकराना स्टार्ट करे, ताकि वो कोलिजन शुरू हो जाए, तो उसे आप क्या बोलोगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी हो गई है यानी कि जितनी आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी और जो पहले से किसी के पास एनर्जी थी उसकी वजह से अब कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा और वो कोलिजन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव का मतलब तो नहीं भूल रहे हो?
इफेक्टिव का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इफेक्टिव का मतलब है कि जो कोलिजन हो रहा है उससे प्रोडक्ट बन रहा होगा, इफेक्ट कर रहा है मतलब वो कोलिजन से फर्क पड़ रहा है, उस कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, चलो तो वापस से मैं रीड कर रही हूं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? लीस्ट पॉसिबल एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी दे दो ताकि रिएक्शन शुरू हो जाए, वो टकराने लगे आपस में, क्योंकि पहले जो टकराना हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो लीस्ट पॉसिबल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, और इसको इनिशियल एनर्जी से जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो एक इफेक्टिवली कोलाइड कर पाए, ताकि वो इफेक्टिवली कोलाइड कर ले। सिंपल सी बात है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। सिंपल सी बात है, आप यहीं से देख के बता रहे हो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी में इनिशियल एनर्जी जुड़ी हुई है ना, जोड़ दो तब आ रहा है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बड़ी एनर्जी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे पास तो बहुत सारे क्लियर आ गए, हो गया। IE इज इनिशियल एनर्जी बेटा, जो पहले से मॉलिक्यूल्स के पास था, जो मॉलिक्यूल्स के पास पहले से है, दैट इज एक्टिवेशन, दैट इज इनिशियल एनर्जी, सॉरी। ठीक है, IE क्लियर, आगे बढ़ जाए, चलो। ऑलराइट, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से एक बार एक्टिवेशन एनर्जी वापस से देखो, डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नीड टू पोजेस ओवरकम द एनर्जी बैरियर एंड ट्रांसफॉर्म देयर प्रोडक्ट। मतलब बात वही है कि यार इतनी कम से कम एनर्जी हो जाए ताकि वो टकराने के लिए शुरू हो जाए, एक रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करने लग जाए, रिएक्शन शुरू हो जाए और इनका टकराने की वजह से कोलिजन होने लग जाए, वही हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। यस मैम। तो इसके ना ग्राफ बड़े फेमस है, दोनों ग्राफ इसके बड़े फेमस है। देखो पहली चीज तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। ये ग्राफ भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है बहुत बार बोर्ड्स में। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्सॉर्ब करे, और एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट को रिलीज करे, है ना। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप की हमारे पास रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ को जूम करूं, लेट्स से पहले मैंने एंडोथर्मिक का ग्राफ ले लिया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर मैंने ग्राफ उठा लिया, ठीक है, तो देखो दो एक्सेस है, एक साइड आपने एनर्जी रख दी, दूसरी साइड आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रख दी कि रिएक्शन एक डायरेक्शन में जा रही है, और जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती जा रही है, डायरेक्शन यानी कि रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है। आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के एक्सेस है यहाँ पे। अब देखो इनिशियली जीरो तो है नहीं एनर्जी, ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्या इनिशियली एनर्जी जीरो है? नहीं मैम, इनिशियल एनर्जी जो है वो यहां से शुरू हुई है। क्यों? इसी को तो बोलते हो इनिशियल एनर्जी, IE, पहले से कुछ एनर्जी है, IE है ना, IE, ये इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है ये पार्टिकल की। ठीक है, अब इसको सपोज ये बैरियर क्रॉस कर रहा है ना, कौन कौन से बैरियर होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है ना, उसको बैरियर क्रॉस करना होता है, उसको कुछ एनर्जी बैरियर होता है ना, एंगल होता है एंड ओरिएंटेशन होता है, तो ये सारे बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचना है तो हमने कुछ एनर्जी दे दी। देखो ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी, इससे प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये सिर्फ एनर्जी है, उसके पास इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने जो कम से कम एनर्जी दी ताकि ये प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करे, ताकि ये टकराना स्टार्ट करे, वो क्या है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या हो गई? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसे जा रहा है, आपने कुछ मिनिमम एनर्जी दी थी। ठीक, अब ये आगे बढ़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी एक पॉइंट पे पहुंची रिएक्टेंट की, अब प्रोडक्ट बनना देखो स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे आते यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई। और इस ग्राफ में बस ये चीज याद रखना कि जो इनिशियल एनर्जी रिएक्टेंट की है वो एनर्जी देखो यहां पे एब्सॉर्ब्ड एनर्जी है, यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होगा और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट नीचे होगा। वापस से सुनना ग्राफ को, वरना कंफ्यूज होगे। देखो अगर मैं बोल रही हूँ एंडोथर्मिक का मतलब बताओ पहले, जो हीट को मैम एब्सॉर्ब कर ले थ्रू आउट द रिएक्शन, है ना। जैसे एक रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो हमारे रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, सब दे दिया आपने, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मैम किसकी एनर्जी ज्यादा निकली होगी, प्रोडक्ट की या जो रिएक्टेंट है? तो प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर होगी एक्टिवेशन एनर्जी से। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसने कुछ हीट को एब्सॉर्ब किया। हीट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। तो हमारे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट हीट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के दौरान कुछ जो एनर्जी आ रही है वो एब्सॉर्ब, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है देखो वो ऊपर है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नीचे है। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इसी का जस्ट ऑपोजिट देखो रिएक्टेंट में होगा, और बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, बाकी सब सेम है। देखो पहले तो कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, हाँ मैम बिल्कुल सही बात है, कुछ तो इनिशियल एनर्जी होगी भाई, तभी तो रिएक्शन में वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है।
अब आपने क्या किया, आपने कम से कम इतनी एनर्जी दे दी कि यार ये रिएक्शन आगे बढ़े शुरू हो, ठीक है, तो इसको आपने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी, कि हमने इतनी एनर्जी दे दी, एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी हमने दे दी, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, अब प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, पर प्रोडक्ट जो लास्ट में बना, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुई होगी, और हीट रिलीज हुई है मतलब खुद से कुछ एनर्जी जा रही है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कम हो गई, यहाँ पे आपने एनर्जी ली हुई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। और जो ओवरऑल एनर्जी है बेटा, ओवरऑल जो एनर्जी है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्यों, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है मैम, एक्टिवेशन एनर्जी में जो भी इनिशियल एनर्जी है वो जोड़ दो, तो वो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी किसी ये चीज समझ में आ गई, ग्राफ में थ्रेशोल्ड कहाँ है मैम, ये है बेटा, ओवरऑल जो एनर्जी दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताओ किसी किसी ग्राफ में ये चीज समझ में आई। बस सिंपल सी बात है, दो टाइप के ग्राफ बन रहे हैं, एक हो रहा है हमारा एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक पे हीट एब्जॉर्ब हो गई तो प्रोडक्ट के पास हीट बढ़ गई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है। वहीं एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो गई, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो गई। अगर रिलीज हो गई तो हम क्या बोलेंगे, क्या रिलीज मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट चली गई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल एज दैट। तो ये दोनों ग्राफ हमें दिमाग में बैठाने हैं, दोनों ग्राफ हमें दिमाग में बैठाने हैं। बताओ क्या हमें ये चीज याद रहेगी, दोनों ग्राफ हमें याद रहेंगे बेटा, जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। क्लियर क्लियर क्लियर। ओवरऑल एनर्जी इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, यस। ऊपर वाली एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओवरऑल एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। मिनिमम एनर्जी बेटा, इफेक्टिव एनर्जी मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो कोलाइड कर सके, प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। चलो बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। यहाँ पे देखो ये क्या ग्राफ है, अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी का, मतलब कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और अगर हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा है लास्ट टाइम भी कि कैटलिस्ट का भी रोल होता है भाई, कैटलिस्ट का भी रोल होता है। चलो मान लो मैंने इस साइड एनर्जी रख दी, एक साइड मैंने एनर्जी का ग्राफ रखा और दूसरी साइड मैंने रख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या जैसे आप बोलते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सुनना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये ग्राफ स्टार्ट हुआ, मतलब पहले 0 मॉलिक्यूल्स है, फिर 1 2 10 20 कुछ भी लिख लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे 40 50 60 70 80 90 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे एनर्जी है लेट्स से 10 जूल है ना, 20 जूल 30 जूल 40 जूल, ठीक है, 50 जूल 60 जूल एंड सो ऑन, ठीक है, ये एनर्जी है, ठीक है मैम। अब आपने क्या किया, आपने इस ग्राफ को देखा, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे, एनर्जी आगे बढ़ती जा रही है। ये हमारी एक बेसिक ग्राफ है, ठीक है। अब हमने बोला यार इनिशियल में क्या है ना, ये हमारा ग्राफ बन के आ रहा है, ये ग्राफ बन के आ रहा है, ये है ग्राफ, ये देखो, मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा ग्राफ है एट टेम्परेचर T1। हमने टेम्परेचर रखा T1 टेम्परेचर, और T1 टेम्परेचर में देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है और ये हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स निकले जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए, मतलब जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है वो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब मेरी बात फिर से सुनो, इसका मतलब समझो। बहुत सारे लोग इस ग्राफ को क्या समझते हैं कि यार यहाँ पे कितना है 80 जूल, मतलब यार 80 जूल वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। नहीं, ये क्या है, मैक्सिमम हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ, मतलब सब 80 मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतने सारे मॉलिक्यूल्स है जिनके पास 80 जूल की एनर्जी है, लेकिन वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं, प्रोडक्ट नहीं बना रहे, है ना। ये सिर्फ ये लिखा है कि इतने मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स है जिनके पास ये एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल्स है जिनके पास क्या है, जिनके पास ये वाली एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, सपोज 25 जूल के आसपास, 20 मतलब यहाँ पे सेंटर में 25 जूल समथिंग होगी। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास 25 जूल की एनर्जी है, पर क्या वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, नहीं। एनर्जी बैरियर क्रॉस कौन कर रहा है, यहां से 40 जूल वाले से, जिनके पास ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की दम है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के काबिल है, वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा दूं, लेट्स से मैंने बोला टेम्परेचर T2, ठीक, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। बेटा जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया ना, ये ग्राफ मिला ऐसे, इस तरीके का ये ग्राफ है। अब मैक्सिमम लोगों के पास कितनी एनर्जी है, 40 के आसपास, और अब हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे आ गया, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स,
अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। क्या मतलब समझे कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, T2 ग्रेटर देन T1 था, T2 ग्रेटर देन T1 था, जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैरियर क्रॉस करने लग गए, ज्यादा मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मिलने लग गया। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन बढ़ता है। वापस इस ग्राफ को एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझाओ। हमने दो एक्सेस ली, एक में हमने रखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नीचे हमने बोल दिया कि यार नीचे एनर्जी है। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी एनर्जी देखी जा रही है, और फिर देखा जा रहा है कौन कौन प्रोडक्ट बना रहा है। तो हमने देखा ऐसे ग्राफ चल रहा है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी यहाँ कहीं आ रही है, कुछ भी एनर्जी हो सकती है, लेट्स से 50 जूल हो रही है, ठीक है, पर यार वो प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे। प्रोडक्ट तो बस वही बना रहे जिसकी एनर्जी 70 जूल से ज्यादा है। तो जैसे ऐसे जा रहे तो 70 जूल के ज्यादा वाले एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, 70 जूल से ज्यादा वाले वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। फिर हमने बोला यार टेम्परेचर और बढ़ा दो। अभी तक हम 100 केल्विन पे ले रहे थे ना, 200 केल्विन कर दो। जैसे ये टेम्परेचर बढ़ा, हमने क्या देखा, थोड़ा सा ग्राफ आगे को शिफ्ट हो गया, इस तरीके से ग्राफ बन गया। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो, अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। समझे? कोई बोल रहा है मैम सेम ही तो ग्राफ है, दो सेम नहीं है बेटा। एक में देखो नीचे ऐसे आ रहा है, यानी कि ये इतने मॉलिक्यूल्स थे, केवल इतने मॉलिक्यूल्स थे, और ऊपर देखो ये सारे, इतनी बड़ी लाइन बन गई, इतना बड़ा ग्राफ बन गया जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराने लग गए, है ना, ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराने लग गए। तो ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी में, ठीक है, ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। एंड मैं आपको बता दूं दोनों ही ग्राफ, यस ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको बस यही बता रहे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी, ये टेम्परेचर से रिलेशन बता रहे कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे क्या हुआ। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन दिखाने लग गए, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ग्राफ गंदा हो गया, अरे कोई बात नहीं, हो जाने दो, कोई बात नहीं। ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए आते हैं मैम, जनरली तो देखो जो क्वेश्चन बोर्ड्स पूछता है वो ग्राफ दे के उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको ग्राफ फिर भी आना चाहिए, चाहे आपको कभी 1-2% ही चांसेस होते हैं कि वो ग्राफ बनाने को भी दे दे। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1-2% चांसेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो चाहे उसके आने के चांसेस 0.1% क्यों ना हो, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 0.1% भी चांस है तो आप मान के चलो आपको करके आना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंस क्यों नहीं समझ में आ रहा बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, सिंपल सा डिफरेंस है इसका। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन दिखाने लग गए, यानी कि वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाने लग गए, ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाने लग गए, यू कैन से, ठीक है। चलो तुम्हें बस बहुत सारे क्लियर आ गए इससे। ये दोनों ग्राफ हमेशा याद रखना, आर्हीनियस इक्वेशन पे आते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने होते हैं ना। डेरिवेशन मैंने आपको कराई हुई है, बट इट्स योर कॉल, अगर आपको करनी है तो आप करो, नहीं करनी है तो डेरिवेशन से जल्दी क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन क्या है? हमारा मेन है कि फॉर्मूला पहले पढ़ लो। दो फॉर्मूले होते हैं आर्हीनियस। देखा गया कि यार जो के है, के क्या है? रेट लॉ कांस्टेंट, जो हमने कल पढ़ा था, है ना। तो जो के होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्हीनियस एनर्जी के, मतलब आप एनर्जी आर्हीनियस कांस्टेंट की, मतलब आप आर्हीनियस कांस्टेंट बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे के की वैल्यू बढ़ती है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है कि k इज इक्वल टू a इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। k इज इक्वल टू a डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां पे हर एक का मीनिंग समझ लो। k क्या है? रेट कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट, बहुत सारे वैल्यू है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, जो भी बोल रहे हैं बोल लेना। ए क्या है बेटा? आर्हीनियस कांस्टेंट, ठीक है। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं। ये फॉर्मूला जल्दी यूज भी नहीं होता, मैं बता दूं। ये फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन आता है? इस फॉर्मूले से 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में एक पोर्शन का क्वेश्चन आता है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया इस पार्ट में, तो पार्ट वाइज क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल इसका जल्दी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, और टी इज ऑफ कोर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमेशा बेटा केल्विन में लेना है, ठीक है। और कुछ है? आर रह गया, आर कहां लिख दूं? यहीं पे लिखते रहो। आर इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट। कौन सी वाली वैल्यू रखनी है? 8.314, ठीक है। केल्विन में रखना है टेम्परेचर, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है जिससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड जल्दी नहीं आता। जिससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किससे आता है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि log K2 अपॉन K1 है ना इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला आपसे आता है न्यूमेरिकल में, ये वाला फॉर्मूला आपके आता है न्यूमेरिकल में। जब लॉग के टर्म्स में चीजें आ जाती है ना, तो भले ही वो चीजें जितनी भी आपको डिफिकल्ट लगे बट वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का लॉन्ग आंसर में भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 where always remember that T2 is greater than T1, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 2। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। बाकी सबका मीनिंग तो पता चल ही गया होगा, है ना। आर मतलब गैस कांस्टेंट, ये हो गया अपना एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर हो गया, दोनों केल्विन में रखने हैं, K2 अपॉन K1 समझ ही गए, वही रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे दो फॉर्मूलाज, जिसमें से ये वाले फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल पूछता है, इससे आपको न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आना है, ये 200% श्योर है। क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा नहीं, जरूर आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना। क्वेश्चन 110% गारंटी है कि आएगा। मैम आर की दो वैल्यू दोनों में कंफ्यूज जाते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आर की ATM लीटर ये सब वाली यूनिट होती है ना, तो बेटा ये रखना होता है, और एक यूनिट होती है 0.0821, तो दोनों में ना यूनिट का डिफरेंस होता है, एक जूल सेकंड में, जूल वगैरह में होता है, और एक ATM लीटर, वो ATM लीटर में होता है, मैंने उल्टा बोल दिया। और जब जूल वगैरह की एनर्जी का टर्म होता है तो आपको ये वाली वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। तो 0.0821 वो एक दो जगह यूज होता है, वो आपको बता दिया जाता है, बाकी सब जगह 12th में ज्यादातर 8.314 ही यूज होता है, ठीक है। तो आपको बस एनर्जी देखनी है, जैसे यहाँ पे केल्विन वगैरह एनर्जी वगैरह यूज हो रही है तो केल्विन रखते हैं, जहां पे कहीं ATM आ जाए, लीटर आ जाए, मोल्स आ जाए, उन सब में आप 0.0821 रखते हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो ना। बेसिक से उसकी यूनिट से आप समझ सकते हो ये चीज, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो क्लियर 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 क्लियर। कुल्लू भैया डांस कर रहे हैं क्योंकि कुल्लू भैया की क्लास जल्दी हो जाती है ना। चलो आ गया। होमवर्क क्वेश्चन चैप्टर के बाद वाले मॉड्यूल्स चैप्टर के, मतलब मैम ए की वैल्यू क्या है? ए इज एन आर्हीनियस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो टेस्ट बेटे संडे को होगा ना, अभी थोड़ी होगा, संडे को सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स डू द क्वेश्चन। हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो चुका है, 5 नंबर का देखो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर खत्म हो गया, यस चैप्टर इज फिनिश्ड। आज हमारी क्लास बहुत कम देर की होगी। चलो क्या है हमारे पास, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ अ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू इतना केल्विन। रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो रही है जब टेम्परेचर 298 से 318 हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 2 गिवन है मैम, तो एक को हम T1 बोल देंगे, एक को हम T2 बोल देंगे। T1 हमेशा छोटा होता है, T2 हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या है 298 से 318, 298 केल्विन से 318 केल्विन हो रहा है, और ऐसा करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 टाइम्स हो रही है, ट्रिपल हो रही है, ट्रिपल हो रही है ना, यही तो क्वेश्चन है। यस मैम। कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी EA हमको बताना है इस क्वेश्चन में, है ना, EA हमको इस क्वेश्चन में बताना है। अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, R की वैल्यू हमको 8.314 दी हुई है, R इज इक्वल्स टू 8.314, है ना, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, जो मैंने आपको बताया ना, जूल पर केल्विन पर मोल। जब जूल वगैरह होता है तो ये यूनिट रखनी होती है, और ATM लीटर होता है तो 0.0821 रखनी होती है, ठीक है। चलो, और log 3 0.47 दिया है, log 3 0.477 समथिंग दिया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो अब निकालना है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। फॉर्मूला सबको पता चल गया, 2 टेम्परेचर है तो कौन सा लगेगा मैम, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है ना। ये हमारा देखो फॉर्मूला लगने वाला है, ये हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, हम समझ गए, हम देखते ही। अच्छा देखो K2 अपॉन K1 हमें वैसे तो निकालने को कई बार दे सकता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि हम निकाल लें भाई, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, और फिर कोई वैल्यू दी होती तो हम K1 K2 निकाल लेते, यहाँ पे तो नहीं दिया। तो आप बताओ K1 K2 क्या होगा। देखो उसने बोल दिया है रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है,
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। कल हमने ये पढ़ा था रेट लॉ में, है ना, रेट लॉ पढ़ा था, उसमें सेम चीज थी यहाँ पे। यस मैम, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही हमको के की वैल्यू बताता है। अगर हमें ए और बी का कुछ गिवन होता तो हम उसके बेसिस पे के की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन नहीं गिवन है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो रेशियो है 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि log 3 यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देंगे। K2/K1 को हम डायरेक्ट बोल देंगे log 3, है ना। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि 3 टाइम्स हो रहा है, तो हमने बोला K2/K1 जो है वही है ये वैल्यू 3:1, या जिसको हम डायरेक्ट 3 ले रहे हैं, ठीक है। 3 टाइम्स हो रहा है तो 3x इसको आप बोल सकते हो, जिसे हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया, ठीक है मैम। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 1/298 माइनस 1/318। बताओ हो जाएगा फॉर्मूला, अब कुछ करने की तो जरूरत है नहीं, है ना। log 3 डायरेक्ट गिवन है 0.4777 करके, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर कितना आएगा 318 माइनस 298 अपॉन 318 इंटू 298, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 8.314 इंटू 2.303 कर लोगे। 3 1 3 4, 3 3 9, 8 3 24, कट 0 0 0 0, 4 3 12, 1 कैरी, 3 1 3 4, 3 3 9, 8 3 24, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2 4 11, 1 कैरी, 4 4 8 9, 9 10 11, 1 कैरी, 5 2 और 6, 1 2 3 4 5 6, समथिंग समथिंग ये आ रहा है, यार है समथिंग समथिंग। यार चेक कर लेना एक बार, ये 3k/k बेटा k कैंसिल हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। बात तो वही होगी ना, 3k/k माना है हमने इसको, चल जा भाई, 3k/k माना है तभी तो वो k हो गया डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज 3k/k, ऐसे मान लो, तब भी k और k कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया उसको, ठीक है ठीक है। समथिंग समथिंग आ रहा है, चेक कर लेना इसको यार, अब फिर वो मत बोलना मैम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका कुछ आंसर आ रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई होगा 0.477 मल्टीप्लाई बाय 2.519 लिख दो केवल, है ना। और ये कितना आ रहा है 318 में से 298 माइनस कर दो, 298 कितना आ गया, 11 में से 9 गया 2 20, है ना, इंटू 20 ये आ रहा है 20/318 को मल्टीप्लाई करो 298 से। इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों करा रहे हो यार, कर ही लोगे ना। 8 8 64, 8 9 72, 72 प्लस 6 is 78, 7 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। फिर 8 9 2 7, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 27 28 29, 3 2 6 7 8, 7 3 21, कितना आ रहा है 4 16 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14, 1 कैरी 16, 1 कैरी 2 2 2 2 6 4 7 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। 20/2264 कितने के बाद पॉइंट है भाई, कितने के बाद पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है, पॉइंट नहीं है क्या, पॉइंट नहीं है, नहीं पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 2264764, 2264764, 2264764 याद रखना, 2264764 समथिंग समथिंग ये आ रहा होगा, ठीक है। कर लोगे कर लोगे, 9000 समथिंग आ रहा है मैम, ठीक है कर लेना इसको, ठीक है। तो कितना आ गया, हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे आ जाएगा 20, है ना, और ऊपर आएगा 2264764, ठीक है। तो यार इसको देख लेना एक बार, यहाँ से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। समथिंग समथिंग चेक कर लेना, ये आ रहा होगा, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं 90 समथिंग 86 समथिंग आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ठीक है। कुछ गलत अलग तो नहीं हो गया, कहीं पॉइंट पॉइंट गलत हो तो देख लेना, कहीं पॉइंट पॉइंट गलत हो तो देख लेना, मजाक कर रही थी मैं। खैर ये आपका पूरा फॉर्मूला बेटा जो एज इट इज हमने उठा के रख दिया, ये आपको वैल्यू रखनी है 1/198, 1/318 सेम रखा है हमने, ठीक है ठीक है, ये सेम रखा है हमने, और ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा ये 10 होगा क्या, ठीक है। सही तो है, गलत क्या है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, चलो यार चेक कर लेना, कोई गलती हो तो चेक कर लेना, तभी बोल रही हूँ यार ये देखो आपकी रिएक्शन है, सिंपल सा ये फॉर्मूला था, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है और इसको देख लेना है, 298 इंटू 318 सेम करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ क्लियर हो गया तो एक बार लिख दो,
ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। ये 10 क्यों लिखा है इसने ऊपर? 318 माइनस 298 सही तो है। अच्छा मैंने 7 भी लगा दिया था क्या आगे? ओके 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 ठीक है, चलो उसको चेक कर लेना, जो भी आ रहा है उसको चेक कर लेना। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला है, बताओ क्लियर है? यहां से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज करके भी आधे बच्चे आ जाएंगे, वो यूनिट लगाना हमने भूल जाएंगे। अगर यूनिट नहीं लगाई तो आपका आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यूनिट लगाए बिना नहीं आना बेटा। लॉग तो डायरेक्ट गिवन है, उसमें जो आप लॉग बोल रहे हो वो तो डायरेक्ट गिवन है। और मैंने आपको बोला लॉग 1 से 10 तक अगर आप याद कर लेते तो आधी प्रॉब्लम खत्म है। और बेसिक आइडेंटिटी आपने पढ़ना है केवल, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। वो 20 ही होगा, आप चेक कर लेना यार। देखो अगर यहां तक आपको समझ में आ जाती है ना चीजें ये, तो यार कैलकुलेशन आपको कोई स्लाइड में देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो कैलकुलेशन मत देखो, चुपचाप खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए जो मेन है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपने कर लिया। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चलो मुझे बताओ वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, कल मैं आपको ये चीज सिखा के देंगी। बस देखते ही आपको फटाफट बता देना है कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। ट्रिक क्या बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक? जल्दी से कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है सोचो। एक साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है, एक साइड टाइम है, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? मेंशनिंग व्हाट ईच टर्म इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो आपको पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, फिर किसका क्या मतलब है ये बताना है। जल्दी से बताओ। 20 ही आएगा वो गलत है, हाँ तो उसको 20 कर देना, ठीक है। आगे आगे आगे, वो 20 ही होगा तो 20 ही रख देना, ठीक है। जीरो ऑर्डर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो कहीं लॉग गिवन ही नहीं है, हमने बोला लॉग ना दिखे तो बिना सोचे समझे आपको फटाफट से जीरो ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। और बाकी आपको पता है अगर लॉग होता या कोई और वैल्यू होती तो वो आ रहा होता। कहां गया ये रहा। तो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आप के चाहो तो लिख लो, के जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ठीक है। सॉरी ए माइनस ए नॉट अपॉन टी, तो ये आपको फॉर्मूला रख देना, या आर माइनस आर नॉट अपॉन टी, एक ही बात है। तो ये आपको इसमें फॉर्मूला रख देना था। आर क्या होता है यहाँ पे? आर या ए जिसको हम बोल रहे थे वो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हो यार? कितने सारे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हो? देखो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ग्राफ सेम था एक टाइम पे, बट फिर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ले रहे थे वहां पे, आर नॉट अपॉन आर ले रहे थे या लॉग आर नॉट अपॉन आर ले रहे थे, तो वो डिफरेंट था, ठीक है। चलो केस बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। वो बोल रहा है आपसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मैम ए नॉट क्या होता है पहले बता दो। यार कैसी बातें कर रहे हो? ए नॉट बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी रिएक्टेंट का, ठीक है, या जैसे आप आर नॉट भी बोलते हो। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या लिखोगे? मैम वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो अगर आपने सप्लाई कर दी रिएक्टेंट को तो वो क्या करेगा? इफेक्टिव कोलिजन दिखाएगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी हमने दी ताकि वो एक कोलिजन करना स्टार्ट कर दे या इफेक्टिव कोलिजन करना स्टार्ट कर दे, वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग ई मोर देन ई नॉट, है ना? कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो फॉर्मूला यार आपने पढ़े, ये बस फॉर्मूला लिखना है, माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होता है। मैम ये चीज है ना, माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होता है, और उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। थर्ड, द रेट कांस्टेंट के है, एक्टिवेशन एनर्जी ई है, एंड ए आर्हीनियस कांस्टेंट है, आर दिस एंड दिस, ठीक है। क्या क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है बेटा रेट कांस्टेंट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, यस मैम। और क्या गिवन है? एक्टिवेशन एनर्जी आपको है 104.4 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, यानी कि ई की वैल्यू है, ठीक है। और क्या गिवन है? और आर्हीनियस कांस्टेंट है 6.0 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। आर्हीनियस कांस्टेंट है 6.0 10 की पावर माइनस 4, है ना, सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के व्हेन टी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी? टी को आपको इंफिनिटी में रखना है, और आपसे बोल रहा है रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन इज दिस। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अच्छा मतलब 2 के है, K2 अपॉन K1, तो आपको एक के की वैल्यू बतानी है। बताओ कर लोगे? ये तो यहां से निकलेगा बल्कि K इज इक्वल्स टू A डॉट E माइनस EA अपॉन R इंटू टी, ये फॉर्मूले से लगेगा, है ना। A की वैल्यू उसने आपको दे दी, है ना, EA की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू दे दी, है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है।
ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, तो यहां से आपको फॉर्मूला रख के आंसर निकालना है। कर लोगे? कर लोगे? मैम आपने जो डेफिनेशन बताई थी वही लिख दे? वही लिख दो, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, डेफिनेशन तो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे सारी वैल्यूज को उठा के रखना है और इसका आंसर दे देना है, बस सेम उसी क्वेश्चन में उठा के रखना है। गिव टू कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय मॉलिक्यूल्स टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। अब ये आप बताओगे, ये आप बताओगे, फटाफट से बता दो। दो कंडीशन जिससे इफेक्टिव कोलिजन होगा, जल्दी से जल्दी से। दो कंडीशन जिससे इफेक्टिव कोलिजन होगा, दो कंडीशन जिससे इफेक्टिव कोलिजन होगा। ई तो बेटा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है ना, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। ई की जो पावर है उससे आप लॉग ई की जैसे पावर होती है वैसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ई, ठीक है। बताओ फटाफट से। दो प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, गौरव ने आंसर दिया, कृष्ण ने आंसर दिया 0। ओरिएंटेशन 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 बहुत सारे आंसर आ गए। टेम्परेचर आंसर आ गया। मैम मेरा रिप्लाई करो, क्या रिप्लाई करें बेटा? जल्दी 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 जल्दी। टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सारे हमारे पास आंसर आ गए, है ना। दे मस्ट पजेस कुछ एक्टिवेशन एनर्जी मोर देन, ताकि ये ओवरकम कर पाए एनर्जी बैरियर को, और दे मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, टू ओवरकम द ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर दो हमें याद रखने हैं। तो एनर्जी और ओरिएंटेशन बैरियर, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ना, इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ठीक है। चलो ये भी टेम्परेचर वहां पे डायरेक्ट इंफिनिटी ही रख दोगे ना बेटा, टेम्परेचर रखने की क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट इंफिनिटी हो गया। देखो अगर आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो देख लो इसको। कोई बोल रहा है मैम टेम्परेचर कैसे रखे, इंफिनिटी 0 हो गया, वो तो जाके देखो ये हमने फॉर्मूले में रखा है ना, ये फॉर्मूले में रखा, ई की पावर डायरेक्ट 0 हो गई, कुछ करना ही नहीं था, यानी कि के सीधा सीधा आर्हीनियस एक्टिवेशन सॉरी आर्हीनियस कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो वो डायरेक्ट ही आंसर आया था, समझे, कुछ करना ही नहीं था। मैंने आपको बोला जब इससे क्वेश्चन आएगा ना, जब इस पहली चीज तो इससे न्यूमेरिकल जल्दी आता नहीं है, सपोज इससे न्यूमेरिकल आ भी जाता है तो वो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला कभी नहीं आएगा, वो आपको फिर हर चीज गिवन देंगे। तो ये आपका आंसर है, सीधा सीधा सोल्यूशन है, आप इसीलिए तो कह रही हूं, देखो उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये आपको डायरेक्ट इंफिनिटी दे दिया उसने, यहां से क्वेश्चन ही खत्म हो गया। k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए, अब जो भी गिवन है कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ई ए अपॉन इंफिनिटी, r इंटू टी इंफिनिटी। तो ये तो पूरी वैल्यू ही हट गई, ये तो पूरी वैल्यू ही हट गई, तो k इज इक्वल टू a के बराबर आ गया, और a का जो भी आंसर था वही आपको वहां पे लिख देना था, ठीक है। मैम थ्रेशोल्ड में इफेक्टिव लिख, देखो बहुत सिंपल सी बात है, कहानी दोनों में सेम है, दोनों में सेम है बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी भी देने से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, मतलब कोलिजन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे भी आप वो वर्ड यूज कर सकते हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जो ओवरऑल होनी चाहिए, आप सिर्फ फॉर्मूले से अगर उसकी डेफिनेशन देखोगे ना तो आपको फिर से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान दो। जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसका रिलेशन क्या है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी सम है एक्टिवेशन और इनिशियल का, तो थ्रेशोल्ड वो मिनिमम एनर्जी जिससे पूरी कोलिजन इफेक्टिव ही हो रहा है केवल, और एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्शन शुरू हो रहा है, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होना स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में बस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो सिर्फ आपको फॉर्मूले से समझ में आएगा, तभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। आपकी बुक में भले ही उतना डिटेल में फॉर्मूला नहीं लिखा था, मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया कि बस वो फॉर्मूला याद रख लो, दोनों डेफिनेशन आपको दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। एन नहीं आता, एन मतलब एन क्या है, व्हाट इज एन इसमें बेटा। चलो क्लियर क्लियर, मेरे ख्याल से आ गए बहुत सारे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ कल बेटा डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो, ऑब्जर्व द टेबल, 4 नंबर का क्वेश्चन है। गिवन शोन वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है, इन दोनों के जोड़ने से आफ्टर एवरी मिनट आंसर द क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग टेबल फॉलोइंग शो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मिनट में कितना कर रहा है इंटरवल में कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। तो हमें टाइम गिवन है और हमें वॉल्यूम गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपेंस टू रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम, बताओ टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन भी रीड करने की जरूरत है, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है, बी और सी, मतलब हो गया ना, बी वाला बता दिया, सी वाला सब तो बता दिए, ठीक है। टाइम के साथ साथ बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन बी, अच्छा उसमें क्वेश्चन बी सिंपल सी बात कह रहा था कि एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या वहां पे चीजें हैं, है ना, क्या
रिएक्शन में क्या था व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो पजेस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा। तो आप सिंपल सा वो फॉर्मूला बोल रहा था कि आप बोलोगे कि जो के है वो ई ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, यानी कि इसके बराबर होता है वो चीज केवल एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के बेसिस पे होता है ना, इसके बेसिस पे होता है, कहां गया, इसके बेसिस पे, ठीक है, कि माइनस ई ए अपॉन आर टी अगर आप निकाल देते हो तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी उतनी है, ठीक है, ठीक है। इंक्रीज करेगा, वेरी गुड, बहुत सिंपल सी बात है मैम, हमने पहले भी पढ़ी थी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है पहले तो वो इंक्रीज करेगा फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा, है ना, क्या बात है, क्या बात है। तो अगर आपको ग्राफ याद हो, ये जो आप बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, है ना, तो अगर आपको ग्राफ याद हो तो रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़े, है ना। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे टाइम है, तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू रेट ऑफ रिएक्शन, पहले रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिक्रीज कर रही होती है, याद है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कम हो रही होती है, फिर कांस्टेंट होती है एक टाइम पे, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है फिर कांस्टेंट हो जाएगी एक टाइम पे, ठीक है। इंक्रीज कब होती है, प्रोडक्ट के टाइम पे, ठीक है, इंक्रीज कब होती है, प्रोडक्ट के टाइम पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले डिक्रीज करेगी विद टाइम और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। व्हाई डज कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर रिएक्ट फास्टर देन मार्बल चिप्स। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है। तो आप बता दो मुझे जल्दी से, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर जो है वो फास्टर रिएक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू जो मार्बल चिप्स है पूरी, मतलब मार्बल की जब चिप उठा के ला रहे हैं और जब कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर उठा के ला रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर जल्दी रिएक्ट कर रहा है। बताओ जल्दी से बताओ, सबको पता है इसका आंसर, कल ही बताया था। वेरी गुड, सारे करेक्ट आंसर्स, क्या बात है, क्योंकि मैम इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर किसी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन जल्दी करता है। कल हमने फैक्टर्स में ये बात समझी थी, और ऐसे ही आपको किसी भी फैक्टर से वो पूछ सकता था, है ना, किसी भी फैक्टर से वो हमसे पूछ सकता था, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसका आंसर हो गया, ठीक है, रीड भी करना चाहो कर लो। कैल्शियम पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है मार्बल चिप से, इस वजह से ये पूरा का पूरा कहानी हो रही है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज यूज्ड। चलो बोल रहा है HCl का कॉन्सेंट्रेशन भी आपने यूज कर लिया, ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है एंड डाइल्यूट HCl आफ्टर एवरी मिनट, है ना। तो आपको इस पूरे फॉलोइंग टेबल में क्या दे रहा है कि ऑब्जर्व द टेबल शोइंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कहां गया, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसके साथ हमने HCl लिया तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन गिवन है, तो ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अब वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में क्या होगा अगर आप इसके कॉन्सेंट्रेशन को यूज कर लो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप इसके कॉन्सेंट्रेशन को यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्टेंट के बेसिस पे ही तो वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है मैम रिएक्टेंट के बेसिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ता है। एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, चाहे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ चाहे इसका बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और में एक सेकंड पॉइंट है, AG और 2B रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक एरो बना हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B वर कीपिंग चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, राइट द रेट लॉ फॉर द रेट इक्वेशन। बताओ कल कराया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कल कराया था, मोर प्रोडक्ट बनेगा, यस बेटा सेम बात है, ये क्वेश्चन सेम कल कराया था, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, जल्दी से बताओ, निकालना क्या, रेट लॉ फॉर द रेट इक्वेशन, ठीक है। रेट लॉ मतलब पता है, मतलब मैम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K, A की कुछ कॉन्सेंट्रेशन पावर X, B की कुछ कॉन्सेंट्रेशन पावर Y, और यही X और Y हमें निकालना है, X और Y हमें निकालना है, X, Y। कैसे निकलेगा बताओ, दो इक्वेशन को डिवाइड करते जाओगे, कैसे डिवाइड करोगे, पहले अब आप मुझे बता दो, बस इक्वेशन बता दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लो बेटा, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है ना, इक्वेशन मतलब समझ रहे हो ना, ये A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन और ये रेट ऑफ रिएक्शन है। आप मुझे फटाफट से बता दो कौन सी इक्वेशन को पहले डिवाइड करोगे, अगर मुझे निकालना है, लेट्स से पहले मुझे X निकालना है, चलो X निकालना है तो मैं कौन सी दो इक्वेशन लूंगी, जल्दी से बता दो, X निकालना है मैं कौन सी दो इक्वेशन लूंगी, क्या ट्रिक बताई थी, X निकालना है कौन सी दो इक्वेशन लूंगी, A की कुछ पावर होगी X और B की कुछ पावर होगी Y, ठीक, तो मुझे X निकालना है, पहले X निकालना है, तो क्या करेंगे, किसको डिवाइड करें, 1 2 3 किसको डिवाइड करें, 1 2 3 किसको डिवाइड करें, 2 and 3, ओके, 1 and 2 विल बी द राइट आंसर, 1 and 2। देखो पहले X निकालना है तो कुछ ऐसा करो कि Y कैंसल आउट हो जाए,
तो ये देखो y में सेम वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों को डिवाइड करना। देखो करने पे आप कुछ भी करोगे आंसर सही ही आएगा, मैं एक बात बता दूं, बट आसान क्या है हमारे लिए, 1 और 2 उठा लो ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कुछ आ रही होगी, कितनी आ रही होगी? अच्छा बताओ, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितनी आ रही होगी। अगर मैं मन में कैलकुलेट करूं तो 0.020 अपॉन 0.005 इज इक्वल्स टू 0.02 की पावर x, है ना, और क्या और क्या और क्या, 0.01 की पावर y, यहाँ पे 0.01 की पावर y और 0.01 की पावर y, है ना। तो इस पूरे में क्या हुआ होगा, ये देखो कैंसिल आउट हो गया होगा, है ना, ये पॉइंट हट गया होगा, तो 2 की पावर x बचा होगा, यहाँ पे x है ना, 2 की पावर x बचा होगा, 5 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। x कितना आ गया होगा बताओ, जल्दी से बताओ, 2। वेरी गुड वेरी गुड, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल, देखो देख के आप कर लोगे क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट 3 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में, 1 नंबर में, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ लेता है। सीधा सीधा x का आंसर 2, इतना सोचना ही नहीं था, सोचो कल ही बताया था, है ना। तो यहां से x का आंसर 2 आ गया भाई, सीधी सी बात है, x आ गया 2, x आ गया 2, है ना। अब y निकालना है तो बताओ कौन सी दो इक्वेशन लोगे, y ऐसा लो कि x कैंसिल हो जाए, देखो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, 0.060 अपॉन 0.020, इससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और ऊपर क्या रहा है 0.03 अपॉन 0.01, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गया होगा, इसकी पावर होगी y, ठीक। पॉइंट पॉइंट कैंसिल, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 2 3 जा, तो 3 इज इक्वल टू 3 की पावर y, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 1, y इक्वल टू 1। बताओ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी, कौन कौन ये फटाफट कर ले रहा है, कौन कौन अभी इसका तरीका समझ गया है। y की पावर y कितना आ गया 1, और यही पे y, बस अब फॉर्मूले में रख देना यार, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। कहीं लिखा है, ये देखो, रेट इज इक्वल्स टू a की पावर 2 b की पावर 1, लिख दिया हमने, a की पावर 2 b की पावर 1। बताओ आ गया मैम, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 कैसे, अरे बेटा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो यहां से 2 और 2 हटा दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। कौन कौन इसे बहुत इजीली कर ले रहा है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला कितने भी नंबर का आ सकता है, या तो 1 नंबर का ऐसे पूछ लेगा, या तो डायरेक्ट 3 नंबर में पूछेगा, उसमें बोलेगा x बताओ, y बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, फिर रेट लॉ बताओ, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 नंबर 5 नंबर, कुछ किसी में भी आ सकता है, तो ये आपको ऐसे बताना होता है, कर लोगे, वेरी गुड। बहुत सारे मेरे पास यस यस मी आ गया है, ठीक है। जब x निकालना है सिंपल सी ट्रिक है, तो y देखो कहां कैंसिल हो रहा है, देखो अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो मैम तो मिनिमम वैल्यू देख लो, सॉल्व आसान से होना चाहिए, बाकी तो आप कुछ भी उठाओगे आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व को इजी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी लगने लगे इस तरीके से लेना होता है हमें, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अच्छा सॉरी, दैट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ, व्हाट विल बी, व्हाट होगा, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी, और यही वो बी वाला क्वेश्चन था जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। वो बी वाला क्वेश्चन सेम था, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी इक्वल या ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी से, जिसमें लिखा था ना EA और EA ऐसे डैश, वो यही लिखा था, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा जिनकी एनर्जी ज्यादा या बराबर होगी एक्टिवेशन एनर्जी की। ऑप्शन, अब तो तुमको आंसर दिख ही गया सबको, जो DDR है ना, फटाफट से, जितनी तेजी में ये डी आंसर्स आए हैं ना, मुझे पता चल गया तुमने देख लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, E माइनस EA अपॉन RT। अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, यही तो फॉर्मूला है, और ये बहुत सारे बच्चे टिक भी करके आएंगे, मैं आपको बता दूं। लेकिन जब आपसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा होता है तो वो सिर्फ इसकी बात कर रहा होता है ना, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की कहानी हो, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं होगा, डी वाला विल बी द राइट आंसर। चलो एक रिएक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, बता दो फटाफट से, बता दो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर, सीडो यूनिमोलिकुलर, या फिर थर्ड ऑर्डर, कौन सी रिएक्शन है, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बस इतना याद रखना, सुक्रोज और एस्टर, दो फॉर्मूले किसी एक रिएक्शन में बताए थे, किसी एक मैंने बोला था, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, बताओ जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। डी, क्या सबका डी ही होगा, वेरी गुड वेरी गुड। जसीक एंड जसिक, प्लीज सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, एंड प्रियांशु ने मैं सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, द राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर लिखा है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर या सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कल ही पढ़ा था यार, H2 बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है। Which among the following is false statement, इनमें से कौन सा false statement है, rate of zero order reaction, rate of zero order reaction is independent of initial concentration of the reactant, rate of zero order reaction independent होता है, ये तो सही है।
half life of a third order reaction is inversely proportional to square of initial concentration of the reactant। देखो ये भी सही है, भले आपने अभी थर्ड ऑर्डर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन आप निकाल सकते हो, हमने यूनिट वगैरह सीखी थी निकालना, है ना, तो उसके हिसाब से ये सही है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में बी जीरो और फ्रैक्शन, ये रिएक्शन, ये पॉइंट गलत है, ये एकदम गलत है, मतलब यही सही पॉइंट है, मतलब ये गलत है पर जो क्वेश्चन पूछे उसमें ये सही है, समझ गए ना। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो और फ्रैक्शन थोड़ी हो सकती है, कल ही पढ़ा था, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, है ना, 1 से स्टार्ट होगी जनरली, 2 3 और उसके ऊपर भी जल्दी नहीं होती, है ना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, सही है, ठीक है, तो सी विल बी द रॉन्ग राइट आंसर। चलो, Which of the following statement about the catalyst is true? Catalyst के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? A catalyst accelerates the rate of reaction by bringing down the activation energy। अच्छा ठीक है, सुनने में तो सही लग रहा है पर पहले और भी पढ़ लेते हैं। A catalyst does not participate in a reaction mechanism। गलत, catalyst participate करता है, reaction को fast करता है। Catalyst makes the reaction feasible by making delta G more negative। नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं है। कैटलिस्ट मेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं बेटा, हमेशा याद रखना कैटलिस्ट दोनों साइड की रिएक्शन को फेवर कर रहा होता है, फॉरवर्ड भी बढ़ाता है और बैकवर्ड भी बढ़ाता है, ये हमेशा याद रखना, ये एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन भी कहीं भी पूछ सकता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड भी बढ़ा रहा होता है और अगर रिवर्स रिएक्शन है तो वो बैकवर्ड भी उतना ही बढ़ाता है, ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। चलो अब ये आप बताओगे जल्दी से, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय अ डायग्राम। अच्छा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी भी है, ठीक है, तो याद रखना। चलो, रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अरे बाप रे, सारी ग्राफ एक जैसे लग रहे हैं, सारी ग्राफ सही लग रहे हैं, क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय द डायग्राम। फॉर द एंडोथर्मिक, देखो एंडो का मतलब क्या था, एंडो मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब करनी थी, है ना, और हीट एब्जॉर्ब के लिए ग्राफ क्या पढ़ा था, ग्राफ क्या पढ़ा था कि मैम अगर ये इसका यहां से इनिशियल एनर्जी है ना, तो इसने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, ये तो पहले देखो हमें याद रखना था, ये तो हमें याद रखना था, ये याद रखना था या नहीं। हमने बोला कि अगर हमने बोला एंडोथर्मिक तो उसने रिएक्शन कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली तो एनर्जी बढ़ गई ना, प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर आएगी, पहली चीज तो भाई ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। किसे किसे ये चीज समझ में आई, ए और बी नहीं हो सकता, ठीक। सी और डी में से क्या सही है, तो उसने बोला कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी है ना, हाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये जो गैप है ये ज्यादा है, ये इनिशियल एनर्जी होता है ना, उसने बोला ये जो गैप है ये ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा हो वो होगा, सी विल बी द राइट आंसर, है ना, सी विल बी द राइट आंसर। चलो भाई, बहुत सारे बच्चे पहले ए और बी भी लिख रहे थे, फिर ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो सी लिख रहे हैं, तो भाई थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले से समझ लिया करो। फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास एक रिएक्शन है भाई, इफ क्या बोल रहा है इसमें, इफ दिस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी आपको गिवन है 2 × 10 की पावर -4, वैल्यू ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो सबसे पहले पढ़ा था ना, तो इसमें क्या होगा, पहले तो रिएक्शन में क्या है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा 1/3 माइनस का, है ना, माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होता है तो 1/2 पॉजिटिव में डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगा देना उठा के। इसमें आपको ऑलरेडी एक चीज गिवन है, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी कितना है, 2 × 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, और निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑफ डेल्टा दिस, वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑफ डेल्टा दिस, तो निकाल लोगे 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी आपको गिवन है, तो यह आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10 की पावर -4, ये 2 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -4 आ रहा है ना, और ये 3 उधर चला जाएगा, है ना, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3, ये इधर आ गया, इंटू 10 की पावर -4, यही आ रहा है, हाँ, बी विल बी द राइट आंसर। यूनिट वाली बिल्कुल देखते हुए चलना, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। ये कल आप बोल रहे थे ना, ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है, इस तरीके से निकलते हैं क्वेश्चन के आंसर, यहाँ पे किया है, ठीक है, तो वही था कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और आगे लगाना था 1 स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, माइनस डायरेक्टली उसने बोल ही दिया कि माइनस ऑफ डेल्टा दिस, तो हमें माइनस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया होता तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा होता। बताओ 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 बताओ, क्लियर
क्लियर? देखो नाउ इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ओनली बेटा, इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ओनली, सारे क्वेश्चंस ही हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको सब बता भी दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है आगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर का भी पूछ लेता है, इसी में कुछ और यूनिट वगैरह बोल देगा, है ना। रेट ऑफ अ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको बतानी है, इज गिवन बाय दिस, अच्छा गिवन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है dA अपॉन dt, है ना, K इज इक्वल्स टू K A की पावर 1/2, B की पावर 1/3 और C की पावर 1/4, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेट ऑफ दिस दिस दिस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता लोगे, सबको जोड़ दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा, हाफ n की वैल्यू, है ना, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, निकाल लेना इसको, कितना आएगा 3/12, 13/12 आ रहा होगा, ठीक है, चेक कर लेना यार एक बार, है ना, एलसीएम ले लेना 2 3 4 का, है ना, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 4 3 से 12, नीचे आएगा 12 12 12 12, है ना, और ऊपर क्या आएगा 6 2 जा 12 प्लस 3 2 जा 12, 3 4 जा सॉरी 3 4 जा 12 प्लस 4 3 जा 6 7 8 9 10 11 12 13 13/12, है ना, डी विल बी द आंसर। बताओ आप कर लोगे आप क्वेश्चन, अगर कर लोगे तो हम सेशन को एंड करें, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन ओनली नाउ इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन ही है केवल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से शॉर्ट आंसर है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही देखो एक्टिवेशन एनर्जी एक्सप्लेन करने को बोली गई होगी, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कल ही सिखाया, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, है ना, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। डिफाइन रेट कांस्टेंट के कर दोगे, रेट कांस्टेंट के क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी से देख रहे होते हो, तो इसी के बेसिस पे डेफिनेशन लिखनी है ना। रेट कांस्टेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग एज यूनिटी, मतलब अगर इसको आप 1 मान लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया रेट कांस्टेंट, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, अगर मैंने इसको बोल दिया कि ये 1 है तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। यस मैम, फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ को बोल रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, किससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाफ लाइफ हम निकालेंगे किसका, क्या बोलते हैं उसको, जीरो ऑर्डर का, तो हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लेते, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी बार बार डिफाइन करने को बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कर लेना, रेट कांस्टेंट बताई दिया आपको। अच्छा, 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी, कल मैंने आपको कराया था, डिफरेंस लिख लोगे आसानी से, ठीक है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बतानी है, इसको कई बार विद एग्जांपल बोलता है, तो एग्जांपल के साथ बताना है। हाफ लाइफ पीरियड बताई दोगे, टाइम जो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगता है, ठीक है। बताओ अब आप कर लोगे, हम आगे बढ़ जाइए। देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो जो ग्राफ आप बोलते हो वो ऐसे पूछा जा सकता है, वो ग्राफ ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको बतानी है और उसको डायग्राम के थ्रू बतानी है। तो भाई आपको देखो ये पूरा लिखना पड़ेगा कि ये एनर्जी थी ऑलरेडी, है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी, बेटा इसके बीच की जो एनर्जी है डेल्टा एच होती है ना, जो इनिशियल है और जहां से एक्टिवेशन एनर्जी शुरू हो रही है वो डेल्टा एच होता है। डेल्टा एच आपसे निकालने को एक बार पूछ चुका है, इनफैक्ट सैंपल पेपर में ही पूछा था। तो डेल्टा एच कैसे निकलेगा, जहां से एक्टिवेशन एनर्जी शुरू हो रही है माइनस जहां से उसकी इनिशियल एनर्जी है ना, इनिशियल एनर्जी है, इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज डेल्टा एच, ठीक है, ठीक है, दिस इज डेल्टा एच, और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है। तो समझा लोगे आप ग्राफ के थ्रू, ठीक है। किसी का भी ग्राफ, अगर आपसे स्पेसिफिकली नहीं बोला तो आप एक्सो और एंडो किसी का भी ग्राफ से समझा सकते हो। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ दिस 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 इज दिस लॉग दिस, ठीक है। कैलकुलेट ईए एक्टिवेशन एनर्जी, भाई सेम फॉर्मूला है, देखो लगा के निकाल लेना, ठीक है। और इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चंस। तो आई होप सो आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे आपको सॉल्व करने हैं, बहुत सारे कर लेंगे लिख के आ गया, है ना। तो बस ली चैटली प्रिंसिपल उसमें यही है बेटा, यही है कि आप जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वो आगे बढ़ रही है और उतनी रिएक्शन बैकवर्ड आने की कोशिश कर रही है। तो वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम है वो बस यही है, ठीक है। चलो भाई बहुत सारे कर लेंगे मैम, हो जाएगा, आ गया है मेरे पास। तो जूम कर दो ग्राफ मैम, वही सेम ग्राफ था बेटा एक्सो और एंडोथर्मिक का, ठीक है। आप चाहो तो पीडीएफ सब देख सकते हो जब आपको टाइम मिले। अब आपको पीडीएफ देखो, आज अगर क्लास खत्म हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है जल्दी खत्म हो रही है तो मैम ने बोला है जल्दी मस्ती करो मजे करो, नहीं। आज हमारी क्लास अगर आधे घंटे पहले खत्म हो रही है या 40 मिनट पहले खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं बैठ के, ठीक है। उसमें आपको ये क्वेश्चन, कोई कह रहा है मैम क्वेश्चन कैसे होंगे, बेटा 2 घंटे की क्लास होनी थी ना, तो वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे उतनी देर में, इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, टेंशन मत लो, बहाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे,
तुम्हारे बहाने को ना बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। कल शुरू कर देंगे हम क्या, डी एंड एफ ब्लॉक। कल डी एंड एफ ब्लॉक शुरू कर देंगे, परसों डी एंड एफ ब्लॉक खत्म भी कर देंगे। इस वीक में डी एंड एफ ब्लॉक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके पास एक छोटा सा होमवर्क भी सुन लो। आज और कल तो हम डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे और इस संडे को आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, ठीक। पर मैं आपसे यही बोलूंगी कि यार आज ना केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे से समझ लो, और अगर थोड़ा सा टाइम बच जाए, थोड़ा भी कल परसों में टाइम मिल जाए डी एंड एफ ब्लॉक सब पढ़ने के बाद, तो थोड़ा सा ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को ओवरव्यू जरूर करते रहना। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, वन पेजर नोट्स, अच्छा आपके तो नहीं है वन पेजर नोट्स, आपको तो इतनी जरूरत भी नहीं। आपके लिए देखो 12th क्लास में वन पेजर नोट कोई लेना देना नहीं है। जो मैम पढ़ा रही है दैट इज योर वन पेजर। इससे शॉर्ट में आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते दुनिया में, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक है। टेस्ट कौन से चैप्टर का होगा, जनरली तो आपका सॉल्यूशंस ही चैप्टर होगा, और मेरा मन होगा तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी एक ही साथ ले लूंगी। टेस्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साथ टेस्ट हो सकता है दोनों का, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कल ही मैंने बता दिया था कि केवल छोटा सा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, सेपरेट आज इसलिए पढ़ाया ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाओ।